अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। अगर हम प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन को डिफाइन करें एज अ प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन, तो प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन और प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन दोनों में कोई मेन डिफरेंट नहीं है। बेसिकली लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक क्लियर किया था वो था हु मे टेस्टिफाई, कौन गवाही दे सकता है। अगर हम इस टॉपिक को उसके साथ इंटरकनेक्ट करें तो ईजियर होगा हमें अंडरस्टैंड करने के लिए। लास्ट टाइम हमने आर्टिकल समझा, आर्टिकल नंबर 3, जो हमें सिंपली ये डिफाइन करता है कि कौन गवाही दे सकता है। उसके अंदर एक जो मेन उसका ऑब्जेक्ट था वो ये था कि एवरीवन इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। लास्ट टाइम क्या था? एवरीवन इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। देखें, जब वहां पर ये कह रहा है कि हर कोई गवाही दे सकता है, लेकिन वेयर देर इज जनरल रूल देर इज एन एक्सेप्शन। तो जनरली तो हर कोई गवाही दे सकता है, लेकिन साथ ही साथ उसने कुछ कम्युनिकेशन को प्रिविलेज कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया कि वो कम्युनिकेशंस जो आर्टिकल 4 से लेके 15 तक डिफाइन है वो सारे के सारे प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन है। अगर कोई भी ड्यूरिंग मैरिज हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान कोई भी कम्युनिकेशन होती है, तो शादी के बाद, तलाक के टाइम पे, तलाक के बाद अगर कोई वाइफ उसको डिस्क्लोज करे, उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता। फोर्सली डिस्क्लोज करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये बताएं। अगर हम मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है? मैजिस्ट्रेट एंड जजेस। अब ये मैजिस्ट्रेट एंड जजेस को प्रिविलेज दे रहा है। देखें, सबसे पहले जो आर्टिकल हमें डिफाइन कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है उस कम्युनिकेशन को, साथ में उसका उसकी एक एक्सेप्शन भी दे रहा है। किस तरीके से? सबसे पहले हम अगर इसको आर्टिकल 4 को थोड़ा रीड आउट करें तो वो कह रहा है कि नो जज एंड मैजिस्ट्रेट शल, नो जज एंड मैजिस्ट्रेट शल एक्सेप्ट विथ अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट विच ही इज सबऑर्डिनेट be compelled to answer any question as to him own conduct in court or judge magistrate, or as to anything which came in his knowledge in court as the judge or magistrate, but he may be examined as the other matter which occurred in his presence he was so acting। अगर हमने बैरक को समझने की कोशिश की तो आर्टिकल 4 ने सिंपली यही कहा कि कोई भी जज हो, कोई भी मजिस्ट्रेट हो, उसको आप जो है फोर्स नहीं कर सकते कि वो हमें ये बताए, उस वो जो है एज अ विटनेस बन जाए कि उसने कुछ होते हुए देखा, या उसने जो है किसी को मारते हुए देखा। उसको आप जो है फोर्सली, ये एक क्या है, प्रिविलेज है, उसको मुस्तस्नियात हासिल है कि वो किसी को नहीं बता सकता। इसी तरीके से देखें, वो क्या कह रहा है, आर्टिकल 4 क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसी नॉलेज जो उसके नॉलेज में बात आई, वो किसी को डिस्क्लोज करने के लिए कोई उसको कायल नहीं कर सकता। लेकिन साथ में उसकी एक एक्सेप्शन भी बता दी। एक्सेप्शन की सूरत में उसने हमें कुछ यूं कहा कि विद द ऑर्डर ऑफ सबऑर्डिनेट, विद द ऑर्डर ऑफ दैट कोर्ट विच ही इज सबऑर्डिनेट टू दैट कोर्ट। यानी कि कहने का मकसद ये हुआ कि अगर उससे कोई हायर अथॉरिटी, जिस तरीके से हाई कोर्ट हो गई, अगर वो मजिस्ट्रेट है तो फिर अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई या सेशंस कोर्ट हो गई, वो अगर उसको बुलाए, वो अगर उससे किसी चीज़ के सवाल का जवाब तलब करे, तो वो जो है बाउंड है उसको आंसर करने के लिए। ठीक है, आर्टिकल 4 ने सिंपली बात की कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन है जजेस की, मजिस्ट्रेट की, वो उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन साथ में उसके एक एक्सेप्शन भी बता दिए। उसके बाद है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 ये कहता है कि जो भी आपके हस्बैंड्स एंड वाइफ, एक हस्बैंड एक वाइफ है, उनके दरमियान जो भी मामलात हुए, जो भी कम्युनिकेशंस हुई, अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता है कि मैंने उसका मर्डर कर दिया है, मैंने आज तक 50 मर्डर किए हैं, अगर वो वाइफ उससे तलाक ले ले, उससे खुला ले ले, ठीक है, उन दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाती है। सेपरेशन होने के बाद वो वाइफ अगर चिल्ला चिल्ला कर भी उसके खिलाफ गवाही दे, वो वाइफ अगर उसके खिलाफ सबूत भी दे दे, तो उसकी जो उन दोनों की जो कम्युनिकेशंस थी वो क्या थी? प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन थी, प्रिविलेज थी। डेट मीन्स के ना तो उसको फोर्स किया जा सकता है, ये बताने पर मजबूर किया जा सकता है कि आप बताएं कि उसने आपको किसी किस्म की कोई
किसी किस्म का कोई एविडेंस तो नहीं दिया कि उसने आइदर ये मर्डर किया है या नहीं किया, ठीक है, या फिर आइदर उसने ये क्राइम किया है या नहीं किया। हो सकता है कि आपके इल्म में, आपके नॉलेज में ये बात है तो आप हमें बताएं। उसको ना तो मजबूर किया जा सकता है और ना ही वो खुद से कोर्ट में जाके गवाही दे सकती है आफ्टर सेपरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर भी साथ में एक एक्सेप्शन बता दी गई। क्या एक्सेप्शन कह रहा है कि नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड शल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग मैरिज, के मैरिज के दरमियान, शादी जब थी उस दौरान कोई भी अगर कम्युनिकेशन हुई तो कोई उसको मजबूर नहीं कर सकता कि आप इस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करें हमारे सामने, क्योंकि वो एक प्राइवेसी में काउंट होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, nor shall be permitted to disclose any such communication unless the person who made it or his representative in interest consent, except in suits between married persons or proceedings in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other। अब यहाँ पर क्या बताया, where there is general rule there is an exception। जहाँ जहाँ जनरल रूल होगा वहाँ वहाँ एक्सेप्शन होगी, कोई ना कोई लॉ में एक्सेप्शन मौजूद होगी। खैर, आर्टिकल 5 ने हमें क्या बताया, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, शादी के दौरान जितनी भी कम्युनिकेशन है वो क्या है, वो प्रोटेक्टेड है। लेकिन साथ में ये भी बता दिया कि अगर वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई भी किसी किस्म का सूट दाखिल करना चाहें, ठीक है, अगर वो एक दूसरे के खिलाफ, मिसाल के तौर पे हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया या फिर हस्बैंड ने वाइफ को जो है मारने की, अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश की, तो वो उसके खिलाफ गवाही दे सकती है, ठीक है। उसने क्या किया, यहाँ पर क्या बात हो रही है कि कोई और क्राइम, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है कि अगर वो उसके ही अगेंस्ट, दोनों एक दूसरे के अगर अगेंस्ट हो तो फिर वो प्रोटेक्टेड नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पर ये आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा। अब देखें, आप जितने भी मेंटेनेंस के केसेस होते हैं, जितने भी चाइल्ड के कस्टडी के केसेस होते हैं, जितने भी डाइवोर्स, मेंटेनेंस, फैमिली कोर्ट के जितने भी केसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, वो दोनों, वो केसेस उन दोनों के दरमियान होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान होते हैं, तो वहाँ पर वो एक दूसरे के खिलाफ गवाही दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अच्छा वहाँ पर, यहाँ पर क्या है, अब ये जो आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 के कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, अब देखें आर्टिकल 4 से लेकर आर्टिकल 14 तक जो भी कम्युनिकेशन हैं वो सारी की सारी बनाई तो कब गई थी, 1984 के अंदर, कानून शहादत ऑर्डर, डेट मीन्स कि ये क्या है, एक इस्लामिक लॉ है। लेकिन अगर जनरली देखा जाए, एक अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रिविलेज कम्युनिकेशंस आर अगेंस्ट द इस्लाम। क्यों अगेंस्ट द इस्लाम, अगेंस्ट द इस्लाम इस वजह से मैं कह रहा हूँ आपको, क्यों, रीज़न उसके बिहाइंड ये है कि देखें, अगर हम कुरान पाक को देखें, कुरान पाक के अंदर एक आयत है जिसका तर्जुमा ये है कि गवाही दो, चाहे वो गवाही तुम्हारे अहलो अयाल के खिलाफ हो, चाहे वो गवाही तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ हो, ठीक है। अहलो अयाल के अंदर आपकी फैमिली भी आ गई, आपकी वाइफ भी आ गई, आपके हस्बैंड भी आ गए, आपके, दैट मीन्स के सब के सब आ गए। जहाँ माँ बाप की तरजीह भी दे दी गई कि माँ बाप के खिलाफ भी गवाही है, तो वहाँ पर अपने माँ बाप के खिलाफ भी गवाही दी जा सकती है। अब यहाँ पर इनको प्रोटेक्शन मिल गई, जजेस को मिल गई, एडवोकेट्स को मिल गई, आपकी जो है हस्बैंड और वाइफ को मिल गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे कानून क्या हैं, ये जितने भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन हैं, दीज ऑल आर अगेंस्ट द इस्लाम। खैर, हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं देखते। अच्छा, आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है, एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, कि जितने भी स्टेट के अफेयर्स, जितने भी स्टेट के मामलात हैं वो भी प्रिविलेज हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि नो वन शल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस ड्राइव्ड फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड, जो भी आपका अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जो पब्लिश है वो नहीं, ठीक है। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि पब्लिश है, जो कि पब्लिकली आप जो है किसी भी डॉक्यूमेंट को, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसको आप कोई भी शख्स जाकर देख सकता है, लेकिन जो अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट है वो कोई भी किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट विथ द परमिशन ऑफ द ऑफिसर ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, लेकिन अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसको परमिशन ग्रांट कर दे कि आप ये डॉक्यूमेंट इसको दिखा सकते हैं, तब तो वो दिखा सकता है। उसके बाद क्या है, आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 7 हमें कहता है ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। अब ये ऑफिशियल कम्युनिकेशंस कौन सी हैं,
ऑफिशियल कम्युनिकेशंस के अगर हम बात करें तो ऑफिशियल कम्युनिकेशंस के अंदर सिंपली हमें ये चीज़ बता रहा है कि जो भी आपके नो पब्लिक ऑफिसर शल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम और ऑफिशियल कॉन्फिडेंस। देखें, जो भी कम्युनिकेशन आप एक ऑफिशियल रिकॉर्ड में करते हैं, आप एक ऑफिसर के साथ करते हैं, तो उसको कंपेल, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप ये बताएं कि उसने क्या कहा है आपसे। अब वो कम्युनिकेशन उसके डिपार्टमेंट की भी हो सकती है या कोई और भी हो सकती है, तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो डिस्क्लोज करे कि उस शख्स ने उसको क्या बताया है। उसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 8 की तरफ। आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है? इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। अब ये जो आर्टिकल है इसको आप बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि देखें, जब भी आप एक बिजली के बिल, गैस के बिल देखते हैं, उसके बिहाइंड क्या लिखा होता है? अगर कोई भी शख्स ये जानता है कि जहाँ बिजली की चोरी हो रही है, गैस की चोरी हो रही है, तो वो हमें बताए। अगर वो बताएगा, उसका नाम सिगाए राज में रखा जाएगा। अब ये सिगाए राज में रखा जाने का मकसद क्या है? ये जो है आर्टिकल 8 यहाँ पर एप्लीकेबल है कि अगर कोई भी शख्स कहीं भी गवाही दे दे, कहीं भी विटनेस बन जाए कि उसने ये होते हुए देखा, चाहे वो एविडेंस डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, ओरल हो, सेकेंडरी हो, ठीक है, वहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ इतना कह दे कि मैंने ये काम होते हुए देखा, मैंने ये जुर्म होते हुए देखा, तो कोई भी मजिस्ट्रेट, कोई भी जज और कोई भी पुलिस ऑफिसर को मजबूर नहीं किया जा सकता ये बताने पर कि ये गवाही किसने दी, अगर वो अपना नाम सिगाए राज में रखवाना चाहता है तो। आपने अक्सर देखा होगा कुछ ऐसे जो है विटनेसेस होते हैं जो अपने आप को फ्रंट में शो नहीं कराते ताकि हमारी कोई दुश्मनी ना हो जाए। किस वजह से वो फ्रंट में नहीं आते? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, वो फैमिली वाले होते हैं, वो उनको पता होता है कि अगर हम फ्रंट पे आ गए मुजरिमों के सामने, तो वो ये बदला हमारे बच्चों से भी ले सकते हैं, इस वजह से। अच्छा, उसके बाद है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या कहता है? ये कहता है कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस डील करती है आपके एडवोकेट के साथ। अब यहाँ पर आर्टिकल जो 9 है, आर्टिकल 9 हमें सिंपल ये बताता है कि शल नो एडवोकेट शल एट एनी टाइम बी परमिटेड अनलेस विथ हिज क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट। क्या? अनलेस विथ हिज क्लाइंट्स एक्सप्रेस कंसेंट। किसी भी वकील को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने ही क्लाइंट के खिलाफ क्या करे, अपने ही क्लाइंट के खिलाफ गवाही दे दे कि मेरे क्लाइंट ने ये जुर्म किया है और मैं ये जानता हूँ, इसने ये बात अपने होशो हवास में मुझे बताई है। ठीक है, ऐसा कोई भी एडवोकेट नहीं कर सकता। लेकिन आगे क्या कह रहा है? एक्सेप्ट विद द एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ क्लाइंट, कि अगर उसका क्लाइंट एक्सप्रेसली, होशो हवास में एक्सप्रेसली बाय वर्ड्स ये इंडिकेट कर दे, ये बता दे अपने एडवोकेट को कि आप मेरे खिलाफ ये गवाही दे दें, तो फिर तो वो ऐसा कर सकता है। टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट ऑफ सच एडवोकेट बाय ऑन बिहाफ और हिज क्लाइंट, तो वो ऐसा नहीं कर सकता अपने क्लाइंट के खिलाफ। उसके बाद क्या है? अच्छा, उसके बाद वेयर देयर इज एन रूल देयर इज एन एक्सेप्शन। क्लाइंट कुछ जुर्म करके आ चुका है, कोई जुर्म करके आ चुका है, वहां पर ये आर्टिकल एप्लीकेबल है। लेकिन अगर कोई क्लाइंट ये कह दे कि मैं ये जुर्म करने वाला हूँ, मैं अपनी बीवी को आज रात मारने वाला हूँ, मेरी बीवी जो है एक्स वाई जेड ये करती है, वो करती है, जो भी करती है, खैर वो उनका पर्सनल मैटर है, मैं आज रात को अपनी वाइफ का मर्डर कर दूंगा, इतने बजे मैंने अपना प्लान पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करूंगा आज रात 10 बजे। अब ये बात क्या है? ये बात अगर एडवोकेट चाहे तो इस जुर्म को होने से रोक सकता है। अगर एडवोकेट चाहे तो जुर्म को होने से रोक सकता है। तो यहां पर ये आर्टिकल एप्लीकेबल नहीं है। यहां पर अगर वो चाहे तो ये सारी की सारी जो है गवाही कोर्ट में भी जाके दे सकता है और पुलिस वालों को कह के उसकी बीवी को बचा सकता है। इसी तरीके से अगर कोई भी क्लाइंट ये कह दे कि हम चारों ने मिलके एक प्लान बनाया कि हम बैंक में जाके चोरी करेंगे और हमने ये इस तरीके से प्लानिंग बनाई है और मंडे वाले दिन हम इस प्लान को सुबह 11 बजे एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पर अगर एडवोकेट चाहे तो इस प्लान को एग्जीक्यूट होने से भी रोक सकता है, इस प्लान को एग्जीक्यूट होने से भी रोक सकता है।
लेकिन अगर वो नहीं रोकता तो क्या होगा? देखें, वो नहीं रोकता वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर वो चाहे तो रोक सकता है, ये आर्टिकल वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 10 की तरफ। आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 10 हमारे पास बात करता है, आर्टिकल नंबर 9 अप्लाई टू हिज इंटरप्लीडर्स। अब ये जो आर्टिकल नंबर 9 है जो अप्लाई हो रहा था एडवोकेट्स के ऊपर, वही उसके मुंशियों पर भी एप्लीकेबल है, वही उसके जूनियर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है, उसके ऑफिस के अंदर जो भी उसका जूनियर बैठा है, इंटरप्लीडर बैठा है, उन सब पे आर्टिकल 9 एप्लीकेबल है आर्टिकल 10 के तहत। उसके बाद आर्टिकल 12 की तरफ अगर हम आए, आर्टिकल 12 कहता है कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर। आर्टिकल 9 ने क्या बात की? आर्टिकल 9 प्रिविलेज कर रहा था किसको? एडवोकेट को, कि नो एडवोकेट शल कंपेल्ड, कि किसी भी वकील को मजबूर नहीं किया जा सकता। अब यहां पर आर्टिकल 12 क्या कह रहा है? आर्टिकल 12 कह रहा है कि नो पर्सन, नो वन शल बी कंपेल्ड, कि किसी भी शख्स को मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप अपने ही वकील के खिलाफ गवाही दें। अब अपने वकील के खिलाफ किस तरीके से गवाही होगी? मिसाल के तौर पे कोई शख्स जो है जुर्म करते हुए पकड़ा जाता है और वो ये कहता है कि जज साहब, मैं ये अपने होशो-हवास में गवाही देता हूँ कि मैंने जो ये मर्डर किया है, इसका मशवरा मेरे जो है एडवोकेट ने दिया था कि आप इस शख्स को मार दो, आपके सारे मसले हल। तो कोई भी शख्स, किसी भी शख्स को मजबूर भी नहीं किया जा सकता और किसी की गवाही एक्सेप्टेबल भी नहीं है कि अगर वो अपने ही एडवोकेट के खिलाफ बयान दे दे। उसके बाद आर्टिकल नंबर 13 कहता है प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस। जो भी आपके टाइटल डीड्स ऑफ विटनेस, विटनेस के जो टाइटल डीड्स हैं उनको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप अपने टाइटल डीड लेके आओ। देखिए, मैं तो एक विटनेस हूँ, मैं क्या हूँ? एक विटनेस हूँ। मैं आया हूँ किसी और मसले के लिए, यहाँ पर मुझे बोला जाता है कि आप अपने टाइटल डीड शो करो, तो उसको भी मजबूर नहीं किया जा सकता। उसके बाद आर्टिकल 14 बात करता है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट विच अनदर पर्सन हैविंग पोजीशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उन डॉक्यूमेंट्स की प्रोडक्शन जो कि किसी और के पास है और वो मना कर दे उसको लाने के लिए, तो उसको भी मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो वहां पर लेके आए। अब उसके बाद है इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन, आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 क्या है? आर्टिकल नंबर 15 इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आर्टिकल नंबर 15 सिंपल ये बात करता है कि कोई भी ऐसा बयान जिसकी वजह से आपके विटनेस जो है वो खुद ही मुजरिम बन जाए। अब वो क्या है और उसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है, और वो जो है आर्टिकल कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, उसका क्रॉस रेफरेंस क्या है, इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा आज का लेक्चर। थैंक यू, डेट्स ऑल।